वो टाइम किसी भी दूसरे तरीके से बाय नहीं किया जा सकता, आप खरीद नहीं सकते, केवल इसको अचीव कर सकते हैं और इसको केवल फ़ील कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं उसी शॉर्ट्स के साथ बमचम की पैंट पहन के और टी-शर्ट पहन के जब घूम रहा था, लोग ऑटोग्राफ ले रहे होते थे, तो मुझे लगता था यार मैंने तो फ़िल्मों में देखा है ये सब कुछ। मेरा नाम मुकेश है, मैं 2009 बैच का आईएएस ऑफ़िसर हूँ। मैं झारखंड कैडर का आईएएस ऑफ़िसर हूँ, जहाँ मैं अभी सचिव के तौर पे सेक्रेटरी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के तौर पे पदस्थापित हूँ। अ, मैं बचपन में उन्हीं बच्चों की तरह था जैसे कई बच्चे होते हैं अमूमन हम सब लोग पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो कोई पैरामीटर नहीं होता पेरेंट्स के लिए कि हम कितने तेज़ हैं, तेज़ नहीं हैं। और ऑब्वियस है कि हमने जीवन में मैं बार-बार कहता हूँ, बारंबार ये बात सभी को कहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में स्टूडेंट लाइफ़ में कम से कम मैंने पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। सो दैट वाज़ द ओनली प्रॉमिस जो मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने घरवालों को करा कि मैं मेरे पास इसके अलावा कोई काम नहीं है। और कई बार तो ये फ़ियर हमारे पेरेंट्स के मन में होता था ये कि खेलने-कूदने भी नहीं जाता है, बहुत बुकवर्म नहीं हो जाए, बिल्कुल पढ़ाई वाला बच्चा नहीं रहे। जिसके और मैं एक ऐसा बच्चा था जिसके पास वो -5.80 वाला एक मोटा चश्मा होता था और उसमें स्ट्रिंग धागे लगे रहते थे। तो बड़े वैसे एक पढ़ाकू वाला जो एक टिपिकल क्रिएचर होता है वैसे ही मैं दिखाई पड़ता था, जैसे आप इमेजिन कर सकते हो एक बच्चे को। सो मैं उस कैटेगरी में था और मैंने इंटरेस्टिंगली आई विल टेल यू कि हमने क्रिकेट भी खेलना 10th के बाद शुरू किया। उसके पहले थोड़ा बहुत कैरम और चेस खेला करते थे, तो इंडोर गेम जिसको कहते हैं। एंड जब मैंने पढ़ाई शुरू करी तो एक अच्छी चीज़ रही कि मुझे ध्यान नहीं है कि मुझे कभी भी मैं जिन भी स्कूल्स में पढ़ा और मैं किसी बड़े बोर्डिंग स्कूल में तो नहीं पढ़ा बिकॉज़ मेरे फादर वाज़ इन पुलिस और वो लगातार उनके तबादले होते रहते थे और कई बार वो छोटी जगहों के ऊपर भी या बिहार के किस रिलेटिवली बेटर सिटीज़ के भीतर भी उनकी पोस्टिंग्स रही है। तो भागलपुर में हमारी स्कूलिंग हुई, भागलपुर के सबौर में भी हमारी स्कूलिंग हुई, सबौर करके एक जगह है जहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है पास में वहाँ पे। तब एक छोटी-सी जगह रहती थी, वहाँ भी पढ़ाई करी, फिर बाढ़ में आकर स्कूलिंग करी, फिर पटना में आकर हमने 12th किया अपना एंड ग्रेजुएशन करी। सो ऐसी वजहों से भी जो है वो एक रहता था कि भई इन स्कूल्स के भीतर हमने कभी भी सेकंड वाला जो रैंक जिसको कहते हैं क्लास के भीतर, वो कभी नहीं हुआ। तो चाहे जिस भी स्टैंडर्ड का विद्यालय हो लेकिन उन बच्चों के भीतर बच्चियों के भीतर मेरी जो पोज़ीशन रहती थी हमेशा वो पहली रैंक रहती थी। इंटरेस्टिंगली जब मैंने 10th में हमारे स्कूल का जो एफ़िलिएशन था वो सीबीएसई का वो किसी टेक्निकल रीज़न से छिन गया और देन फाइनली हम लोग को एक दूसरे गवर्नमेंट स्कूल में एनरोल करना पड़ा अपने आप को एग्ज़ामिनेशन के पहले इनफैक्ट जाकर और वहाँ से हमने जब परीक्षा दी तो मेरा 82% 10th में स्कोर था 10वीं में और इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेसिकली तो उस साल तकरीबन 87-88% पे 89% पे टॉपर फर्स्ट रैंकर जिसको कहते हैं बिहार बोर्ड में, वो पोज़ीशन थी। तो मैं भी कहीं टॉप 20 वाले बच्चों की कैटेगरी में रहा होऊँगा संभवतः। बट मैं इतना रो रहा था और मुझे याद है कि उस दिन मैं गाँव में था जब मेरा रिज़ल्ट आया। पटने में हम लोग रहते रहे तो पटने से बहुत पास में हमारा गाँव है आउटस्कर्ट्स के ऊपर। तो मैं वहाँ पहुँचा और मैं बहुत रो रहा था अपने रिज़ल्ट को लेके कि मैंने केवल 82% स्कोर किया है और मैथमेटिक्स में भी हमारे 2 नंबर कट गए थे। लाइक एक एडवांस मैथमेटिक्स और एक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स कहते थे। तो 200 में 198 मैंने स्कोर किया था। 2 नंबर कट गए थे। मैं कॉन्स्टेंटली आई वाज़ क्राइंग एंड तो कई लोगों को लगा कि शायद ये फ़ेल कर गया है बिकॉज़ गाँव की लोगों की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, उनकी अपनी एक सीमा है चीज़ों को समझने की। तो उनको लग रहा था कि शायद ये सिंह साहब का लड़का फ़ेल हो गया है और लोग झूठ कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। एंड मेरे फादर उस दिन थे, ही वाज़ पोस्टेड इन जहानाबाद दैट डे इन फैक्ट सो बट किसी कारण से छुट्टी पर थे और वो बहुत काउंसलिंग कर रहे थे कि बेटा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस माइ सेल्फ कि मैं बिहार बोर्ड में टॉपर नहीं हो पाया। और एक जीवन में जिसको कहते हैं ना एक थियरी है कि परमानेंट सिचुएशन ऑफ लैक की एक थियरी है पोस्ट मॉडर्न एरा में इसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक संभवतः सम लका इज़ द फिलॉसफर बेसिकली जिन्होंने ये थियरी दी। तो एक कमी मुझे हमेशा लगती है कि शायद ये चीज़ रह गई हमारे साथ, तो ये नहीं होना चाहिए। एंड देन फिर उसके बाद मैं फिर 12th करा हमने, 12th पटने से किया। 12th में भी मेरा स्कोर सम ऑलमोस्ट इतना ही 82% है हमारा फिर से स्कोर। अगेन हमने बिहार इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल जो है, उसी काउंसिल से ही जो सरकारी तंत्र है हमारा परीक्षाओं को लेने का, उससे 12th किया और 12th में भी हमारा 82% रहा। मुझे आईआईटी की परीक्षा देनी थी एंड मैं एक बहुत छोटा किस्सा एक शेयर करना चाहता हूँ सभी लोगों के साथ कि अ, आई प्रॉमिस टू माय फादर मेरे फादर हमेशा मेरे से बहुत क्लोज़ रहे और मैंने अपने यूपीएससी के इंटरव्यू के बाद कई पत्रिकाओं में यूपीएससी के रिज़ल्ट के बाद जब इंटरव्यू दिया, तो कई पत्रिकाओं को मैंने कहा कि मेरी 2 माएँ थीं। एक मेरी माँ और एक दूसरे मेरे पिताजी। तो मेरे फ़ादर आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि ही वाज़ इन पुलिस कई थानों में थाना प्रभारी रहे, जो एक टिपिकल इमेज रहती है एसएचओज़ एसएचओज़ की या सब इंस्पेक्टर्स की, इंस्पेक्टर्स की।
तो मैं हमेशा उनको अलग रेट करता था। और तो 12th के बाद मैंने अपने पिताजी को कहा कि पापा मैं आईटी कानपुर जाऊँगा और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँगा वहाँ से जाकर, बिकॉज़ उस समय आईटी कानपुर का बहुत बज़ था। इनफैक्ट 98 की बात है ये, जब मैंने 10th किया था। तो मेरा एक प्रॉमिस था पिताजी को कि फ़ादर को कि हम ये करेंगे, हैं। पापा बहुत बोलते नहीं हमारे, बहुत कम बोलते रहे, तो उनको विश्वास था कि लड़का जो कह रहा है ठीक कह रहा होगा। और इसको और मैं मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में कोई दूसरा कॉलेज भी नहीं था कि आईटी दिल्ली या आईटी मुंबई चला जाऊँगा। तो आई वाज़ वेरी क्लियर कि नहीं, कानपुर, एक तो नॉर्थ इंडियन हूँ, कानपुर का बहुत बज़ था एंड एवरीबॉडी वांटेड टू गो देयर इन फैक्ट। तो आई वाज़ आल्सो वेरी मच विलिंग कि मैं एग्ज़ाम दूँगा और एक औपचारिकता करनी है एग्ज़ामिनेशन की, और निकल निकल जाएगा। 9th ऑफ दिसंबर को मेरा आईटी का पेपर था 2000 में, और पहला अटेम्प्ट देना था और सारी तैयारी कर रखी थी। हमने फिज़िक्स की कोचिंग ली, केमिस्ट्री की क्लासेस करे वहाँ पे जाके, पटना के जो लोकल फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उन जगहों के ऊपर। परीक्षा के ठीक पहले मुझे छठ आता है। छठ के समय मैं गाँव जाता हूँ फिर से। हम लोग हर साल गाँव में ही छठ और होली सेलिब्रेट करते थे। ये 2 ऐसे फेस्टिवल्स रहे जिसको हम लोगों ने हमेशा गाँव में सेलिब्रेट किया। तो छठ के टाइम टाइम में फिर से मैं पटने से निकलकर, वो बिल्कुल 40-45 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गाँव है, वहाँ चले गए हम लोग। छठ आने वाला है और गाँव में कई सारे रिलेटिव्स जो हैं, डिस्टेंट रिलेटिव्स, वो भी इकट्ठा होते हैं आपके। उनमें किसी एक बच्चे को मैंने, जो भांजा लगता था हमारा दूर का, उसको मैंने गोद लिया और उसको पॉक्स था। और मैंने अपनी मदर को रात में कहा कि माँ, मुझे तो कभी पॉक्स तो नहीं हुआ है। आईआईटी की परीक्षा तो दूर मानिए आप, मुझे राजेश्वरी नर्सिंग होम, एक बड़ा फ़ेमस हॉस्पिटल उस समय पटने में हुआ करता था। उस समय का प्राइवेट बहुत अच्छा हॉस्पिटल जिसको कहते थे। तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि 24 घंटे के बाद इस लड़के की डेथ हो जाएगी। एंड और मेरे मेरे फ़ादर उस समय अगेन वो वापस आ गए, जहानाबाद से वापस आए। एंड देन मेरे ब्रदर थे, मेरी सिस्टर थे, सब लोग वहाँ पे थे, बड़े भाई साहब एंड ऑल। तो दे स्टार्टेड क्राइंग, सब लोग रोना-धोना शुरू हो गया और उन्होंने कहा कि केवल ईश्वर बचा सकता है, या कोई कोई मिरेकल ही अब इसको अब बचा सकता है। और मैं आपके बीच हूँ, बोल पा रहा हूँ और इतनी बेहतर स्थिति में हूँ, तो ऑब्वियस है कि मैं आज बिल्कुल दुरुस्त भी हूँ, स्वस्थ भी हूँ और आपके बीच में हूँ। तो उस दिन डॉक्टर साहब की बात गलत हुई, सचमुच में एक मिरेकल हुआ एंड 24 घंटे के बाद भी मैं सर्वाइव करा। बट जो सबसे बड़ा खतरा हुआ कि मैं आईआईटी का पेपर नहीं दे पाया एंड फाइनली मुझे फिर 1 साल मेरा गैप भी हो गया, इनफैक्ट पेपर नहीं देने की वजह से। फिर मैंने सोचा कि मैं ग्रेजुएशन में जाके एडमिशन लूँगा। मैंने जाकर एडमिशन लिया, तो मुझे लगा कि अब मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ूँगा। ऑलरेडी हमने मैथमेटिक्स कर ली और 12th कर लिया साइंस से, और आईआईटी वाली चीज़ तो छूट गई। तो अब मुझे यूपीएससी करनी है। तो पहले भी एजेंडा यही था कि मैं बीटेक करूँगा, बीटेक करने के बाद यूपीएससी की तैयारी करूँगा। तो दिस वाज़ अ टिपिकल एजेंडा जो मैं बारंबार कहता हूँ। मैंने पॉलिटिकल साइंस में जाकर एडमिशन लिया। मुझे लगा कि यूपीएससी करनी है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पॉलिटिकल साइंस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। पहली क्लास हमारी हुई कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज़्म के ऊपर, संविधान और संविधानवाद। तो मुझे मेरे पल्ले नहीं पड़ा अल्फ़ा, बीटा, गामा के साथ डील करते हुए। हमेशा जो कैलकुलस और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को ही सॉल्व करता रहा हो, उसके लिए बहुत ही डिफरेंट लीग वाली कोई चीज़ थी इनफैक्ट। तो मुझे लगा नहीं, बोलने-वोलने के लिए तो ठीक है ये सब, हाँ, बट मैं मेरे शायद ये मेरा फोर्टे नहीं है, मुझे स्विच ओवर करना चाहिए। फिर हमने एक देयर वाज़ अ प्रोसेस बेसिकली, फिर से हमने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट दी और फाइनली मैं मैथमेटिक्स से ऑनर्स करा हमने। मैथमेटिक्स से ऑनर्स करने के बाद मेरी उम्र हो गई 21 साल। तो मुझे लगा कि अब ये समय आ गया है कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है। मैं पुनः वहाँ से पटने से दिल्ली चला आया। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ट्रेन पे बैठ के राजेंद्र नगर टर्मिनल, एक स्टेशन है पटना जंक्शन के आगे, राजधानी वहाँ से खुलती है दिल्ली के लिए, उस राजधानी ट्रेन में बैठकर मेरी पूरी फैमिली राजेंद्र नगर टर्मिनल मुझे छोड़ने आई। और मैं हमेशा कहता हूँ, एंड एवरीबॉडी वाज़ क्राइंग। और टीटी मुझे काउंसल कर रहा है, मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन करने के बाद की हालत है। उसको लग रहा था कि इसके घर में कोई हादसा हो गया है। मैंने कहा कि नहीं, नहीं, एवरीथिंग इज़ ओके, मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ ट्रेन पे इतनी लंबी दूरी पे बैठकर और अकेले जा रहा हूँ, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ और यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा हूँ। तो उसको भी बड़ा वियर्ड लगा कि बड़ा अजीब-सा लड़का, पता नहीं ये क्या यूपीएससी करेगा। और बट वो मुझे समझा रहे थे, जो टीटी महोदय थे, उन्होंने बड़ी काउंसलिंग की, कोई बात नहीं बेटा, चाय पी लो, खाना खा लो, ये कर लो। मतलब ही वाज़ वेरी नाइस टू मी इन फैक्ट। सो मैं दिल्ली पहुँचता हूँ, यहाँ पर तैयारी शुरू करता हूँ, तो मुझे लगता है मुझे कुछ आता ही नहीं है। एक ऐसे ऐसे समंदर में मैं उतर गया हूँ जिसने बेसिक स्विमिंग नहीं सीखी हुई है। और मुझे लगा सिवाय उत्साह के और एक ईमानदारी के, मेरे भीतर एक ईमानदारी हमेशा से रही कि अगर मैंने कोई चीज़ प्रॉमिस करी है, तो उसको मुझे अचीव करना है। मुझे लगता है कि कई अमूमन सारे बच्चों के भीतर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कई कई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, उनके भीतर ये बात रहती होगी। सो बट ये मेरा अपना खुद का ये है कि मैं ईमानदार था कि मुझे तैयारी करनी है, और मैं बट मुझे आता कुछ नहीं था। सो मुझे लगा कि मुझे कुछ नहीं आता है। तो मुझे लगा कि मैंने आईआईटी की तैयारी करी, फिर मैंने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया और मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन करने के बाद मैं यहाँ आ गया हूँ एंड एवरीबॉडी इज़ सजेस्टिंग कि आपको मैथमेटिक्स को ऑप्शनल नहीं रखना है।
बिकॉज़ जो कॉम्पिटिशन इज़ वेरी डिफिकल्ट एंड मैथ से रिज़ल्ट बहुत कम होते हैं, उस ट्रेंड को भी एनालाइज़ करना था। इसी बीच में मुझे मेरा एक स्कूल का जूनियर मिलता है, मुझे वो इम्प्रेस करने की कोशिश करता है कि आपकी हिंदी बड़ी अच्छी है, सो आपको हिंदी ऑप्शनल के तौर पे लेना चाहिए। फिर वही मुझे इम्प्रेस करता है कि आपको जेएनयू चलने की ज़रूरत है, सो आप मास्टर्स करो जेएनयू से, आपकी हिंदी अच्छी है, आपका हो जाएगा। ऐसे नहीं यार मेरा नहीं होगा, मैंने तो हिंदी पढ़ी नहीं, मुझे तो रीतिकाल का र नहीं पता और छायावाद का छ नहीं पता। सो कैसे हाउ आई एम गोइंग टू लाइक क्रैक दिस एग्ज़ामिनेशन एंड कंसिडरिंग माय बैकग्राउंड जो मेरा बैकग्राउंड है, वो नॉन हिंदी बैकग्राउंड रहा। सो मेरे लिए इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट बट मैंने परीक्षा दी, छठी रैंक से मैं पास हुआ और मैंने जो है मैं उस 6 दावेदारों में टोटल 22 या 25 थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 थे, उसमें फ़ॉरेन से भी हमारे कुछ क्लासमेट्स थे, तो उस 6 में मैं छठे नंबर पे रहा। मेरा एडमिशन हुआ, फिर मैंने मास्टर्स किया। मास्टर्स करने के बाद अगर आप यकीन नहीं करोगे बट मैंने अपने फ़ादर को 6-8 महीने बाद बताया कि मैं हिंदी साहित्य से एमए कर रहा हूँ। तो मेरे पापा ने कहा कि ये तो आप कहते थे कि अलग से कोई साहित्य को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उनको बहुत मुश्किल से कन्विंस किया कि पापा हिंदी लिटरेचर का ट्रेंड है यूपीएससी में, इसके लिए आया हूँ। कई बार जीवन में कुछ आपके साथ छूट जाए ना तो बहुत बड़ा आना बाकी रह जाता है। तो हमारी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हुआ। आईआईटी शायद इसलिए छूट गया कि हिंदी के ही ज़रिए कुछ बड़ा आना बाकी रह गया था। हमने जेआरएफ क्लियर किया, मेरा मास्टर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ था, जेआरएफ क्लियर किया। मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी से इनवाइट आया एड हॉक पे पढ़ाने का। प्रोफेसर सुधीश पचौरी जो बाद में डीन और संभवतः वीसी रहे, वो मेरे गाइड बने एमफिल के भीतर। मैंने पहली रैंक लगाई आर्ट्स फैक में जाकर, एंट्रेंस में भी और एमफिल करते वक़्त भी। और पहली रैंक लगाने के बाद फिर मैं कहूँगा, मैं थोड़ी-सी खुद की प्रशंसा कर रहा हूँ लेकिन इसमें है कि जब मैंने एमफिल भी किया तो जब से आर्ट्स फैक बना 1921 में संभवतः 1921 में, तब से लेके एमफिल में भी हिंदी लिटरेचर में किसी के पास इतना स्कोर नहीं जितना आज भी मेरा है। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में हिंदी साहित्य ने मेरे लिए वही किया, मेरे गोल तक मुझे पहुँचाया और मैं पहली अटेम्प्ट में यूपीएससी हमने क्लियर करी, 36वीं रैंक लगी हमारी। और जिस मुखर्जी नगर के ऊपर मैं घूमता रहता था, कई लोगों को लगता था कि ये दिन भर चाय पीता है, गप्पे मारता है। मैं मैंने कई बार बोला है कि मेरी सिर्फ़ 3 खूबसूरती है हमारे भीतर। मैं संवादधर्मी हूँ, दूसरा मैं बातूनी हूँ और तीसरा मैं बेहद गप्पे हूँ। ये तीनों एक ही बातें लगेंगी बट मैं हमेशा मानता हूँ कि आप जितना लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, उतना सीखते हैं और जब मैं यूपीएससी करके उसी मुखर्जी नगर के भीतर घूमने लग गया, हमारी पोस्टर्स लगी हुई थी इधर-उधर। जब पहला इंटरव्यू प्रतियोगिता दर्पण में आया और सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल में हमारी फ़ोटो छपी थी। 1 साल पहले तक मैं दूसरों के इंटरव्यूज़ पढ़ रहा था। अब मेरा इंटरव्यू छपा हुआ था एंड यकीन मानिए ये एक ऐसा सुख है। मैं आज 15 साल की नौकरी के बाद बेहद संजीदगी के साथ ये बात कह रहा हूँ कि वो टाइम किसी भी दूसरे तरीके से बाय नहीं किया जा सकता, आप खरीद नहीं सकते, केवल इसको अचीव कर सकते हैं और इसको केवल फ़ील कर सकते हैं इस चीज़ को। मैं उसी शॉर्ट्स के साथ बमचम की पैंट पहन के और टी-शर्ट पहन के जब घूम रहा था, लोग ऑटोग्राफ ले रहे होते थे, तो मुझे लगता था यार मैंने तो फ़िल्मों में देखा है ये सब कुछ। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि इतना बज़ है इस पोज़ीशन का, इस सर्विस का और इतनी रिगार्ड है इस पोज़ीशन की और इस सर्विस की एंड इस रिगार्ड को अचीव करने के लिए हमें सचमुच में कुछ एक्सेप्शनल करने की ज़रूरत है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जब लोग कहें कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं, जो लोग कहते हैं कि संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता, तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास प्लान ए है और आप ईमानदार हैं और उसके तरीके आपने चिन्हित कर लिए हैं कि प्लान ए अचीव कैसे किया जाता है, मुझे नहीं लगता कि किसी प्लान बी की आपको ज़रूरत है। और ये किसी मैं पुनः कह रहा हूँ, किसी आत्म-श्लाघा का शिकार होके ये बात मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको पहले अपने गोल सेट करने हैं, खुद को लेके ईमानदार रहना है एंड दूसरा ये जानना है कि इसको अचीव करने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो अपनाए जाने हैं। अगर इतनी चीज़ें कर ली है आपने, तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पे पड़त निशान इन पैर। तो ये पत्थर को खिसकाने वाली जो चीज़ है ना कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो वो आपके भीतर ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए और आपको आउटस्पोकन होने की ज़रूरत नहीं है। मुखर्जी नगर में कोई ऐसा बंदा नहीं जो कह सकता था कि मुकेश ने कभी कहा हो कि उसका प्रीलिम्स भी क्लियर होने जा रहा है। मैं इतना हम्बल सोल था कि मैंने कहा कि नहीं यार मुझे बहुत पढ़ने की ज़रूरत है, मुझे बहुत तैयारी करने की ज़रूरत है।